This session will be on the geography mains test, and we will discuss the क्वेश्चंस इन डिटेल। क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे करना है, तो बहुत सारी चीज़ें तो आप कर ही चुके हो क्लास में, बट स्टिल आई विल गाइड यू हाउ टू कवर द टेस्ट पेपर। ठीक है, चल आते हैं हम लोग टेस्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या था क्वेश्चंस? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन द डिफरेंट हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने टेस्ट में भी डिस्कस किया कि भाई ओरिजिन ऑफ अर्थ हैज बीन द इंटरेस्ट अमॉन्ग द स्कॉलर एंड रिमेन अ सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस पर बहुत सारी चीजें हुई हैं और इसके ओरिजिन को लेकर बहुत लंबे समय से ही स्पेक्टेकुलेशन और थ्योरीज प्रपोज किए गए हैं। ऑल सच थ्योरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू three category. Very first is monistic theory, second is dualistic, and next one is modern theory. अब इसी को यहाँ पे लिखना था with diagram। तो monistic theory are those that says that the origin of earth occurred with the origin of our sun। तो बाकी सोलर सिस्टम के साथ ही origin हुआ है। और very first theory was nebular hypothesis of Kant and the गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। तो ये दोनों का यहाँ पे थोड़ा सा देना है कि प्रपोज दैट सन formed due to the condensation of the dust and gaseous particle around the नेबुला, और उसी नेबुला से फॉर्मेशन हुआ। देयर आफ्टर बोथ थ्योरी रिजेक्टेड, क्योंकि इसने एक्सप्लेन नहीं करा प्रॉपरली कि वाई सच अ एंगुलर मूवमेंट केम। इसी तरह से फिर डुअलिस्टिक थ्योरी को थोड़ा बताना था। तो डुअलिस्टिक थ्योरी यू नो वेरी वेल, आई हैव सजेस्टेड अर्लियर कि डुअलिस्टिक थ्योरी सेज दैट कि ओरिजिन ऑफ अर्थ इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर स्टार्स। जब दो या दो से अधिक स्टार जो हैं एक दूसरे पर एग्जर्ट कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे डुअलिस्टिक थ्योरी में आइडेंटिफाई किया गया। और इसमें कहा गया कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the another star, material extracted from the sun से कुछ material extract हुए and that led the formation of our planet earth। और इसमें जो थ्योरी आती है वो आती है प्लांटिस्मल थ्योरी। प्लांटिस्मल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय चेम्बरलिन। तो चेम्बरलिन एंड मोल्टन प्रपोज दिस इन 1905 टू एक्सप्लेन। और इसमें कहा गया कि भाई सॉलिड पार्टिकल प्लांटिस्मल निकला एंड देयर आफ्टर plantismal started attracting the other molecules and particle along with it, और फिर फाइनली धीरे धीरे ये पूरा फॉर्मेशन हो गया है। इसी तरह से इसमें टाइडल हाइपोथेसिस आया जेम्स जीन का, और इसने कहा कि भाई नहीं, ऐसा है कि इट वाज नॉट द सॉलिड मटेरियल, रेदर द टाइडल बल्ज क्रिएटेड ऑन द सन एंड सिगार शेप्ड स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सन। और फिर इसी से बन गया अपना जो सन का पार्ट है। फाइनली रसेल कैम की भाई देयर वर टू स्टार, दो स्टार थे, एक सन था और एक दूसरा स्टार था। तो दूसरे स्टार पर सारे प्रोसेस हुए हैं, बल्ज वगैरह क्रिएट हुए हैं। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम ऑकर ड्यू टू द टाइडल bulge on the another star। तो इससे ये पूरा बना है। मॉडर्न हाइपोथेसिस में आप या तो इसके नाम लिखो या फिर जो मैंने बताया था क्लास में कि आप सीधे सीधे या तो नाम लिखो या सीधा सीधा इनको हटा दो, और अपने वाले जो नोट्स उसमें पढ़ रहे थे हम लोग कि पहले क्या हुआ। तो पहले जो था वो एक्रीशन फेज आया, जब अर्थ के चारों तरफ सारा जो मटेरियल था सन के चारों तरफ इकट्ठा होने लगे इन फॉर्म ऑफ प्लैनेट। एक्रीशन फेज के बाद हम देखते हैं कि एक कॉलिजन होती है, डिफरेंशिएशन फेज आया और अर्थ के नीचे लेयर्स का फॉर्मेशन होने लगा। एक्रीशन फेज, डिफरेंशिएशन फेज, देयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थ का पहला एटमॉस्फेयर आता है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, और फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ का केस आया, और फाइनली फिर फेज ऑफ ऑक्सीजनेशन आता है और नया बन जाता है अर्थ का पूरा। तो या तो ये वाली थ्योरी रखो, दैट इज मोर
एक्सेप्टेबल, और या फिर इन दोनों में से किसी को आप रख सकते हो. दैट इज द वे यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन. अब और नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर विद सुटेबल डायग्राम. तो अर्थ इंटीरियर यू नो वेरी वेल इज क्वाइट डायनामिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल लेयर्स. बहुत सारे लेयर्स का फॉर्मेशन होता है इंटीरियर में. इस तरह से द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, मिडिल लेयर इज आइडेंटिफाइड एज मेंटल, और सबसे नीचे कोर है. यहाँ पे क्वेश्चन में इसी को कहना था कि अर्थ इंटीरियर इज dynamic and subject of investigation. Several sources explain the interior of Earth, like the temperature, heat, even volcanic activity. Most important among these are seismic wave. थोड़ा इंट्रोडक्शन में seismic wave को भी बता देना था, और उसके बाद सीधा इंटीरियर ऑफ अर्थ को स्टार्ट करना था कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर. फर्स्ट इज क्रस्ट, और फिर क्रस्ट के बारे में पूरा बताना है कि क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट. अपर क्रस्ट इज composed of light material, lower crust is composed of heavy material. Again, crust is divided by Moho discontinuity. The density of crust is quite lesser to 0.75 gram. Again, crust thickness is uh, thickness of crust vary. Continent to ocean, continental crust are quite thicker, oceanic crust are quite thinner. तो इस तरह से बताते हुए फिर मेंटल पे चलना है, मेंटल के डिविजन्स को और फीचर्स को, और फाइनली फिर कोर का फीचर्स. तो दैट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन, ये आसानी से हो गया होगा. इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा करना था सिस्मिक वेव, गुटेनबर्ग वगैरह लिखते हुए. नेक्स्ट इज वेगनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो इस पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ है वेगनर थ्योरी पे. यू नो वेरी वेल, इन द ईयर 1912 द climatologist, meteorologist, German meteorologist came with the idea of the continental drift. और इसने ये प्रपोज करा कि about 250 million year ago all the continent was united together in form of Pangaea surrounded by Panthalassa. Thereafter forces, pole fleeing force and the forces, that is gravitational force of sun and moon, exerted pressure on the Pangaea. Later, about 200 million years ago, Pangaea divided into 2 blocks. Northern block, Angara land; southern block, Gondwana land. Again, what happened? So thereafter, Gondwana and Angara divided into several continents, or in between water filled resulted into formation of the ocean. तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिनेंट पूरा ये बना है. अब इसी को एविडेंस इसके आने थे, तो थ्योरी पहले बतानी है थोड़ी सी, फिर उसके बाद एविडेंस की जिग्सॉ फिट. देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड अफ्रीका. फॉसिल, तो देयर इज फॉसिल्स फाउंड इन ईच कॉन्टिनेंट ऑफ द स्पीसीज लाइक द कायग्नोगनेथस, और स्पीसीज लाइक ग्लोसेप्टेरिस, इन सब के मिलते हैं. जियोलॉजिकल सिमिलरिटी है, जो हमारे रॉक के हैं एज उनके सेम मिलते हैं, और क्लाइमेट के भी एविडेंस मिलते हैं. साथ ही हम यहाँ पे जो टिलाइट डिपॉजिट वगैरह है उनके दे सकते हैं. हाउएवर देयर इज क्रिटिसिज्म कि वेगनर जो है वो जो मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्कॉलर्स लेटर इन्वॉल्व इन दिस मैटर. उसके बाद इन्होंने सारी चीजें बताई, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन वेरी वेल द ओरिजिन ऑफ ओशियन, और एज पर हिम ओशियन इज स्टेशनरी, ओशियन इज नॉट मूविंग अपार्ट. तो ये सारी चीजें हैं जो इनका था. लास्ट में लेटर आइडिया वैलिडेट बाय द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एंड दिस वे वेगनर इज क्रेडिटेड विद द मॉडर्न थ्योरी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. इसी तरह से आइसोस्टैसी हमने पढ़ा था. आइसोस्टैसी, व्हाट इज आइसोस्टैसी? तो आइसोस्टैसी वाला जो टॉपिक था ये तो पूरा डिस्कस हो गया था क्लास में. आइसोस्टैसी को हम लोगों ने बहुत डिटेल में करा था. व्हाट इज आइसोस्टैसी? तो आइसोस्टैसी इज द मैकेनिकल बैलेंस बिटवीन द एलिवेटेड पार्ट ऑफ लैंड एंड द डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ लैंड. कुछ ऐसा आइसोस्टैसी में हम लोगों ने देखा कि मैकेनिकल बैलेंस ऑन अर्थ इज अचीव्ड बाय the concept of isostasy. It was
identified between around 1850s when this excavation and the study of the several mountains including with Himalaya carried out, and gravitational anomaly of Himalaya particularly in between the Kalyanpur and Kalyana, कलियाना एंड कलियानपुर। तो ये दोनों कलियाना एंड कलियानपुर के जो ग्रेविटेशनल एनोमली थे, इसके बेस पर इसकी स्टडी हुई। इट वाज डटन दैट प्रपोज द नेम ऑफ दैट आइसोस्टेसी फर्स्ट, और उसके बाद इस पर रिसर्च आए। देयर आफ्टर सेवरल स्कॉलर इंटरवीन इन दिस मैटर, jumped into this matter, and they explained the theory of isostacy with their own understanding। अपने हिसाब से करा उसने। Very first concept was given by Airy। तो Airy says that कि भाई अर्थ crust is composed by the crust is composed by less denser material with varying thickness। थिकनेस इसके अलग अलग हैं, बट इसका जो डेंसिटी है वो सेम रहता है। तो डेंसिटी रिमेन यूनिफॉर्म बट थिकनेस वेरी। और अगेन ही आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ फ्लोटिंग, इसके ऊपर ये फ्लोट करता है लाइक आइसबर्ग फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है दैट इज फ्लोटिंग ओवर द सबस्ट्रेटम या फिर जिसको एस्थेनोस्फीयर कह सकते हैं। तो इस बेस पर वो कहते हैं कि भाई हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ लेस डेंसर द particles and that is why it exerts very low amount of the gravitational force। बट इनको भी चैलेंज किया गया। इनका जो कॉन्सेप्ट था यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिएबल थिकनेस, और इसको फिर आगे चैलेंज किया गया और कहा गया कि नहीं, अगर इतना थिकनेस होगा तो फिर आगे चलकर हिमालय मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्कॉलर केम दैट इज प्राट। तो प्राट सेज कि डेंसिटी चेंजेस, अब डेंसिटी ही चेंज होता है, अलग अलग जो मटेरियल है उनका डेंसिटी अलग अलग है, कहीं पे ज्यादा डेंसिटी मिल रही है, कहीं पे कम डेंसिटी मिल रही है। अगेन ही प्रपोज द लॉ ऑफ कंपनसेशन, नीचे कंपनसेशन बताए, और उन्होंने कहा कि नीचे चलकर ये सारी चीजें जो है वो बैलेंस हो जाती हैं। अब इनमें भी प्रॉब्लम ये था कि वो लॉ ऑफ कंपनसेशन या लेवल ऑफ कंपनसेशन इज अ फिक्स टेरिटोरी और इट चेंजेस। थिकनेस क्या है उसको नहीं बता पा रहे थे। अगेन इतना वेरिएशंस नहीं मिल पा रहा था, तो यही मेन था। बाकी हमारे यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट के एविडेंस मिलते हैं। लेटर ऑर्थर होम्स केम एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट यस देयर इज टेंडेंसी ऑफ द रूट फॉर्मेशन as well as the level of compensation exist। तो दोनों चीजें यहाँ पर बात होती है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कैसे ये ग्लोबल लैंडफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है। तो we have noted that plate tectonic theory came into light during 1960s and it was Tujo Wilson that coined the term plate tectonic। और ये जो अपना मैकेंजी और पार्कर है, तो that are given credit to the overall full-fledged development of the theory plate tectonic। Plate tectonic theory says that all the geological landfall are the result of the interaction between the plate। इसी में सारा कुछ होता है, सारा कुछ प्लेटों के इंटरेक्शन पर ही डिपेंड करता है। प्लेट आर द सॉलिड एंड रिजिड स्लैब लोकेटेड ऑन द asthenosphere and all the continent, all the ocean are located on plate। Again it has been identified there are 7 major and several minor plate। टाइपों के बहुत सारे टाइप होते हैं प्लेट के, and there are several type of plate boundaries। some plates are oceanic, some plate are continental। और प्लेट के जो बाउंड्री होते हैं that is the interest of this theory। plate boundary is the area where tectonic activities takes place। तो जहाँ भी बाउंड्री के बीच में इंटरेक्शन है वहीं पे ये फॉर्मेशन होता है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज द बाउंड्री वेयर टू प्लेट्स मूव्स अपार्ट, दोनों अलग अलग होते हैं। जबकि कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज द बाउंड्री वेयर टू प्लेट्स कोलाइड, ऐसे कोलाइड कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेट बाउंड्री इज द बाउंड्री वेयर टू प्लेट्स मूव साइड बाय साइड ये इनका पूरा मूवमेंट दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बतानी थी। उसके बाद दूसरा आएगा
रोल इन लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, तो कैसे ये बता रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फोल्ड माउंटेन, मोस्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन इज एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अब इसी में बता देना है। फिर इसी तरह से जो रिफ्ट वैली है, तो रिफ्ट वैली इज द रिजल्ट ऑफ द डाइवर्जेंट ऑफ द प्लेट, इसी तरह ओशियन ट्रेंचेस दैट इज रिजल्ट ऑफ, कुछ एग्जाम्पल के साथ इनको बताते हुए चलना है। ये आसान सा क्वेश्चन था, आई थिंक सो। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, दैट इज व्हाई डू मोस्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन ऑकर ऑन द मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, तो थोड़ा सा यहाँ पे माउंटेन्स को भी बताना था कि मोस्ट ऑफ द माउंटेन इन द वर्ल्ड, फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड नियर द मार्जिन ऑफ द प्लेट्स एंड यू हैव टू स्पेसिफाई हियर नेम ऑफ द माउंटेन, यहाँ पे उसके नेम बताने थे, क्या क्या नेम बता सकते हैं। तो भाई यहाँ पे एंडीज माउंटेन, यहाँ पे रॉकी माउंटेन, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन, फिर आल्प्स माउंटेन, सबको बताते चलना है। और उसके बाद कहानी शुरू करनी है प्लेट टेक्टोनिक से कि व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड बेंडिंग ऑफ प्लेट टेक्स प्लेस, अनदर प्लेट folds or bands that results into formation of the fold mountain. Again, during this process, sometimes sediments get compressed and rises in form of the माउंटेन, तो इसी से पूरा फॉर्मेशन हुआ है, एग्जाम्पल के साथ इसको बता देना है। यही छोटा सा टॉपिक था। अगेन नेक्स्ट इज वॉल्केनिक लैंडफॉल, तो डिस्क्राइब द वॉल्केनिक लैंडफॉल। अब लैंडफॉल वॉल्केनो के कई सारे होते हैं, डिटेल क्लास हुई है इसकी, तो आप इसमें जो वॉल्केनो है उसमें आप एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव दो ग्रुप में पूछा गया है। तो जो इंट्रूसिव लैंड फॉर्म है, मतलब धरती के अंदर वाले जो लैंड फॉर्म्स थे उनको बताना था थोड़ा सा कि बैथोलिथ, द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड बैथोलिथ। दिस वे द कोन शेप solidification of magma produces laccolith, the saucer shape lopolith, again wave like structure is called phacolith, again sheet like structure is sheet। तो इस तरह से नीचे वाले के नाम देने हैं, ऊपर वाले में वॉल्केनिक कोन के बारे में बताना था, साथ में बताना था कि भाई क्रेटर क्या होते हैं, काल्डेरा क्या है, वॉल्केनिक लेक क्या हो, वॉल्केनिक जो क्रेटर लेक है वो क्या होते हैं। अगेन यू कैन राइट हियर गेजर, और ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें जो हैं वो वन बाय वन लिखनी थी। दैट इज द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट वाज द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन। ये भी इजी रहा होगा, अच्छा बनाया होगा सबने। लावा डोम, सिंडर कोन, ये सब स्ट्रैटो वॉल्केनो वन बाय वन करने थे। अगेन डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, इंडिया इज वल्नरेबल फॉर अर्थक्वेक। तो देखो अर्थक्वेक के बारे में इंडिया से जोड़ के ही आएगा, जब भी आएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ड्यूरिंग आवर क्लासेस कि इसमें यही चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वेरी फैक्ट हियर इज, जो अब सब लोग हैं कहाँ पे, आई एम नॉट सीइंग एनीवन, तो इंफॉर्मेशन नहीं था क्या, ये बताओ, इंफॉर्मेशन मिस हो गया क्या। चलो आते हैं हम लोग, तो दैट इज, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट पर ये है अपना कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक। थोड़ा सा यहाँ पे अर्थक्वेक का बताना है कि सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस और वाइब्रेशन इज कॉल्ड अर्थक्वेक, फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक एनर्जी रिलीजेस इज आइडेंटिफाइड एज, ऐसा कुछ डायग्राम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम प्रपोज करना है दिस वे, ठीक है। और यहाँ पे फोकस शो करना था, यहाँ पे ईपी सेंटर, ईपी सेंटर, और इस तरह से एनर्जी। तो द सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड अर्थक्वेक, ठीक है। अब अर्थक्वेक इज द डिजास्टर, इज सपोज टू बी डिजास्टर बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन। और कुछ एग्जाम्पल भी दे देंगे यहाँ पे, लाइक इन 2001 भुज अर्थक्वेक कॉज्ड द डेथ ऑफ अबाउट 2 मिलियन पीपुल, लगभग 20 लाख लोग मर गए उससे। अगेन इसके जो कॉज हैं, कॉज को आप दो पार्ट में बता सकते हो। पहला जो है अपना
नेचुरल कॉज है और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक मेन मेड है। नेचुरल कॉज में वॉल्केनिक इरप्शन, प्लेट मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक, लैंडस्लाइड, अगेन अदर में दे सकते हैं इसको लैंडस्लाइड। हाँ, उसके बाद ऊपर से कोलैप्स ऑफ लैंडफॉल, वही लैंडफॉर्म है। उसके बाद जो है आर्टिफिशियल वाले में अपना न्यूक्लियर ब्लास्ट मेन है। उसके बाद डैम इंड्यूस्ड, जिसको RIE कहते हैं, कोयना वाला इसका एग्जाम्पल था। तो ऐसे इफेक्ट क्या होते हैं इससे, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ जो है वो लैंड, सारा कुछ होता है। सेकेंडरी कॉजेस, सेकेंडरी डिजास्टर एज वेल। तो यहाँ पे बस एक फ्लो चार्ट बनाना था कुछ ऐसा और इस पर कहानी पूरी लिख देनी थी। अब इंडिया में तो 59% ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल फॉर अर्थक्वेक, और यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखना था विथ सिस्मिक जोन। तो सिस्मिक जोन पर्टिकुलरली हिमालय falls under the seismic zone 5, and here highest risk zone, particularly Himalaya, will experience, it is expected that the earthquake up to 9 magnitude तक आएगा। इसके बाद बाकी के रीजन्स थे और इस पर काम करना था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ विदरिंग एंड हाईलाइट द सिग्निफिकेंस। तो प्रोसेस एंड टाइप ऑफ विदरिंग, तो देखो प्रोसेस एंड टाइप जो है बहुत आसान है इसको विथ डायग्राम बताना कि व्हाट इज विदरिंग। तो विदरिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस of the disintegration and decomposition of rock. Withering uh, is the demonstration of the exogenic forces that causes destruction, disintegration, decomposition of the rocks. और ये कैसे होता है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, टेम्परेचर और मॉइस्चर, रेनफॉल, when rock breaks into the blocks, the phenomena is identified as withering. It is in situ process, no large scale transportation of sediment occurs here. ये सारी चीजें लिखनी थी। Withering is driven by the force of gravity, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ड्रिवन होता है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज द फोर्स ऑफ एटमोस्फेयर। मेन फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जब चट्टानें टूटती हैं तो वो नीचे की तरफ गिरती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो दैट इज कनेक्टेड विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं और दैट इज द टाइप ऑफ द विदरिंग। अब टाइप क्या क्या है, हियर द टाइप फिजिकल विदरिंग। तो फिजिकल विदरिंग इज द फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक इज कॉल्ड फिजिकल विदरिंग, और इसमें बहुत सारे होते हैं टाइप, जैसे थर्मल विदरिंग। तो थर्मल विदरिंग क्या है, तो ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ the rock under the influence of insolation, when rock breaks down, called thermal weathering. Frustal action है frustal weathering, तो due to melting and freezing of water in cold region, when rock breaks, called frustal weathering. Exfoliation, outer layer of rock when breaks down, pressure release है, that is chemical weathering. Oxidation, carbonation, these are the, तो इसी को सबको फोटो बना बना के यहाँ पे लिखना था। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विदरिंग। तो विदरिंग प्रोवाइड अस वैल्यूएबल मिनरल, सबसे पहला तो यही देता है, और दैट मिनरल्स लीड टू इनरिचमेंट ऑफ लीड्स टू इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल एज वेल। सॉइल की फर्टिलिटी को वो बढ़ाता है, सॉइल फॉर्मेशन को हेल्प करता है, दैट इज द विदरिंग। अगेन that influences erosion, so it provide material for erosions and makes the process of erosion faster, तो faster कर देता है उसको। अगेन इकोसिस्टम में से मिनरल्स आते हैं। अगेन दैट इज द प्रोसेस लैंड फ्लैटनिंग कैरी ऑन, तो इससे लैंड फ्लैटनिंग होती है, एलिवेशंस खत्म होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, दैट इज द विदरिंग। फिर कंक्लूजन देना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिस्क्राइब द मेजर सरफेस एंड अंडरग्राउंड लैंडफॉल एसोसिएटेड विथ कास्ट। कास्ट क्या होता है, सबसे पहले इसी को समझते हैं कि देखो कास्ट है, कास्ट इज द नेम ऑफ द रीजन लोकेटेड ईस्ट टू एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी किधर है, तो दैट इज इन यूरोप, और एड्रियाटिक सी ये है, इटली यहाँ पे है, इटली है ये। तो इटली के कोस्ट के अपोजिट साइड में जब हम देखते हैं तो दिस रीजन इज कॉल्ड कास्ट, कास्ट रीजन। तो कास्ट रीजन is known for the structure, very dynamic structure, that is the
structure mainly a result of chemical withering and the physical withering. So combination of chemical withering and physical withering causes here formation of very peculiar type of landform called karst region, karst landform. So karst landform are those type of landform mainly found in the area covered with थिक लाइमस्टोन और डोलोमाइट रॉक्स। तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट के जहाँ पे रॉक होते हैं वहाँ पे केमिकल विदरिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो केमिकल विदरिंग विद सपोर्ट ऑफ फिजिकल विदरिंग when the rocks break down that landform is called karst landform। अब यहाँ पे जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक सरफेस पे बनते हैं और एक सरफेस के नीचे बनते हैं। द लैंडफॉर्म दैट इवॉल्व ऑन सरफेस आर, सबसे पहले बनता है सिंक होल, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और कुछ सिंक के शेप में ये बनता हुआ दिखाई पड़ता है। व्हेन सिंक होल enlarges, बड़ा होता है, तो दैट इज कॉल्ड युवाला। जब युवाला बड़ा होता है तो दैट इज कॉल्ड डोलाइन। तो यहीं पे डोलाइन का भी फॉर्मेशन होता है। डोलाइन बड़ा होता है तो दैट इज कॉल्ड पोलजे, पोलजे। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हैं। अगेन अ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर फाउंड हियर इज लेपीज। तो लेपीज आर द रग्ड सरफेस with the needle shaped rocked, निडिल शेप रॉक होते हैं, उसमें क्रस्ट और जो उसका ट्रेंच होता है वो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को आपको शो करना था दिस वे। पहला, अंडरग्राउंड में क्या बनते हैं, तो अंडरग्राउंड का भी अलग से एक डायग्राम अलग से बना सकते थे कुछ ऐसा अंडरग्राउंड में कि ये केव, केव के अंदर के पार्ट हैं कुछ ऐसा। केव पिलर, स्टैग्लिकटाइट, स्टैग्लिकमाइट इटसेट्रा, यू हैव टू ड्रॉ दिस वे कि यहाँ पे केव्स बनाते हैं। दैट इज द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर इज अगेन स्टैग्लिकटाइट। द निडल शेप्ड स्ट्रक्चर हैंगिंग फ्रॉम द रूफ इज कॉल्ड स्टैग्लिकटाइट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट वाले डिपॉजिट हो गए। एंड स्टैग्लिकमाइट, द अगेन निडल शेप्ड स्ट्रक्चर विथ पॉइंटेड हेड and the very steep slope rising from the ground surface is called stalagmite। इसी तरह से कॉल्यूम्स, जब दोनों स्टैग्लिकटाइट और स्टैग्लिकमाइट मिल जाएंगे तो दैट इज कॉलम, कॉलम। तो ये सब हर जगह पे मिलते हैं, चेरापूंजी इंडिया, केंटुकी यूएसए, ये सारे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द इरोजनल एंड द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विथ। नाम होगा इसमें कि सरफेस और दैट, ये सारे एक्शन, हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेशन, एट्रिशन, सॉल्यूशन से ये और सरफेस को सेव करते हैं, प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म सच लैंड क्वाइट क्वाइट प्रीडोमिनेंट gorge। तो gorge is the extensive form of V-shaped valley, very famous gorge you know very well, that is Satkosia gorge। इसके बाद यही जब पूरी तरह से स्किप हो जाएगा स्लोप इसका, this is called canyon। Canyon is a structure like a cave without roof। और सबसे इंटरेस्टिंग कैनियन अपना जो मिलता है गांडी कोट्टा कैनियन इन साउथ इंडिया। तो ये सारा बताते हुए चलना था। वाटरफॉल एंड रैपिड्स, तो फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम सम हाइट इज कॉल्ड वाटरफॉल। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको लिखना कम है, डायग्राम ज्यादा बनाने हैं। अगेन पॉट होल्स, तो पॉट होल्स जो मिलते हैं वो कुछ ऐसे मिलते हैं, इंटरलॉकिंग स्पर वगैरह। डिपोजिशनल में एलुवियल फैन, एलुवियल कोन, तो नियर द फुट हिल एरिया, माउंटेन के फुट हिल के पास, व्हेन द रिवर डिपोजिट्स द रॉक एंड पेबल आइडेंटिफाइड एज एलुवियल कोन, बिलो टू दिस द फाउंड इट फाउंड द एलुवियल कोन। तो फिर एलुवियल कोन वगैरह बनने लगते हैं। ठीक है, अगेन मियांडर, तो मियांडर इज द स्ट्रक्चर, वेव लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज दिस स्ट्रक्चर। तो मियांडर कहाँ बनते हैं, यूजुअली मियांडर फाउंड इन द एरिया वेयर मैच्योर रिवर फाउंड्स। बट इंटरेस्टिंगली आवर झेलम रिवर known for forming meander in the youthful age in Jammu and Kashmir। तो उनका झेलम का जम्मू कश्मीर में ही बन जाता है। ठीक है, इसीलिए तरह से ऑक्सबो लेक है जो डिटैच्ड, एबंडेंट और या फिर कट ऑफ मियांडर इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। हमारे यहाँ पे बहुत फेमस एक ऑक्सबो लेक है, दैट इज कंवरताल
इसी तरह से डेल्टा बनाता है रिवर अपने माउथ पर। तो दिस वे यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम। और डेल्टा के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, यू नो वेरी वेल कि भाई गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज आर्कुएट डेल्टा। इसी तरह से अपना जो मिसिसिपी मिसौरी का है दैट इज बर्ड फुट डेल्टा। तो सबको लिखते हुए आसानी से बना देना है। नेक्स्ट वन इज पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। तो इस पर भी बहुत डिस्कस हुआ है। पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म आर दोज दैट रिजल्ट ऑफ द मल्टीपल साइकिल ऑफ द रिवर। तो रिवर वगैरह के जब मल्टीपल साइकिल किसी एक जगह से जाते हैं तो पॉलीसाइक्लिक कहलाते हैं। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ रिजुविनेशन ऑफ रिवर। तो रिवर रिजुविनेट होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लैंडफॉर्म आते हैं। आई हैव ऑलरेडी शेयर द डिटेल कि कैसे निक पॉइंट बन रहा है, कैसे इसमें जो है पेयर्ड टेरेस बन रहे हैं। ये सारे पेयर्ड टेरेस है, निक पॉइंट है, अगेन जो अपलिफ्टेड पेनी प्लेन है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर यू नीड टू राइट विथ एग्जाम्पल हियर। और कुछ इसके डायग्राम भी देते चले जाना है। नेक्स्ट इज द सेक्शन बी। अब पार्ट बी में आते हैं। ग्रुप बी को देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्रुप बी को कवर कर लें थोड़ा सा। क्या है ग्रुप बी का डायमेंशन? तो आई एम होपिंग कि यू ऑल हैव परफॉर्म वेल इन दिस टेस्ट। सबने अच्छा करा होगा। चलो चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी इज एसोसिएटेड विथ अगेन जियोमॉर्फोलॉजी कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बेल्ट, जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेट। तो उड़ीसा में पूछा भी गया क्वेश्चन है प्रेशर बेल्ट का। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्रेशर बेल्ट। 7 प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट हियर। 7 प्रेशर बेल्ट मिल रहे हैं। तो सबसे पहला इक्वेटोरियल लो प्रेशर, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर और पोलर प्रेशर बेल्ट। और इन सारे का बताना है हमको लोकेशन क्या है, फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट दैट इज रिजल्ट ऑफ द heating of the land surface and the ocean surface due to direct sunlight, and that experiences throughout the year low pressure. With this, convectional current rises, or convectional current produces cumulonimbus cloud, and due to this cloud heavy rainfall occurs. तो ऐसी चीजें होती हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ सबसाइडेंस ऑफ एयर फ्रॉम अपर एटमोस्फेयर दैट इज नोन फॉर डिजर्ट। इसी तरह सब पोलर की जब दो को विंड मिलते हैं तो सब पोलर का। और ये बाकी प्लानिटरी विंड को ये कंट्रोल करता है पूरा। तो इस तरह से आसान सा क्वेश्चन था, आई थिंकिंग सो। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिन स्ट्रक्चर 3 पॉइंट है इसमें, तो अलग अलग बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आर द सिस्टम ऑफ रोटेटिंग विंड अराउंड अ लो प्रेशर तो दैट यूजुअली डेवलप ऑन वार्म ओशियन लोकेटेड बिटवीन द 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है। अगेन स्पाइरलिंग या रोटेटिंग विंड। अब इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहले ओरिजिन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो ओरिजिन है दैट इज बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब सच फैक्टर क्या क्या है? तो वेरी फर्स्ट फैक्टर इज वार्म ओशियन। व्हेन टेम्परेचर ऑफ ओशियन इंक्रीजेस ओवर 27 डिग्री it becomes ideal for the formation of tropical cyclone. अब इससे क्या होता है कि if temperature increases at this low pressure, strong low pressure develop on the surface of ocean. Again दूसरा जो factor है that is Coriolis force. तो if it is located in between 5 to 20 degree, what is interesting to here due to Coriolis force when wind approaches toward the low pressure, जब हवा इस तरफ चलती है तो it starts rotating around the low pressure और this way forms circulation of the air। तो फिर ये रोटेट करने लगता है। अगेन अदर फैक्टर है ह्यूमिडिटी। देखो हवा भी चले और लो प्रेशर भी हो बट ह्यूमिडिटी वहां पे नहीं है तो नो साइक्लोन विल टेक प्लेस। अगेन अगर पहले से यहाँ पे लो प्रेशर है, हवा ऊपर चल रही है, कन्वेक्शनल करंट है, तो एयर स्टार्ट्स सर्कुलेशन अराउंड दिस लो प्रेशर। और विंड शेयरिंग मतलब मिक्सिंग ऑफ विंड नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा वर्टिकली विंड मिक्स हो रहा है तो दिस विल नॉट फॉल। तो ऐसे कुछ फैक्टर हैं। आप ITC जेड वगैरह भी लिख सकते हो कि ITC जेड कॉजेज प्री एग्जिस्टिंग
formation. Structure क्या होते हैं? तो this way it is the structure of tropical cyclone. This is the central low pressure area is identified as I, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे रोटेटिंग विंड है, दिस इज कॉल्ड आई वाल, और आई वाल के साथ बहुत सारे जो है क्लाउड बनते हैं, दिस इज कॉल्ड रेन बैंड। तो स्पाइरल लैंड रेन बैंड आई वाल है, सबसे वायलेंट होता है अपना यही बीच वाला एरिया। इम्पैक्ट क्या है? तो इसका इम्पैक्ट मोस्टली डिवास्टेटिंग होता है। इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन, मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑन कोस्टल एरिया बिकॉज ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी, 500 किलोमीटर तक का स्पीड होता है। एंड हियर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बट भोला साइक्लोन वाज द बेस्ट एग्जाम्पल। भोला साइक्लोन caused the death of about 5 lakh people that arrived about 1971, 1971 में आया था और 5 लाख लोग मर गए थे इससे, भोला से। Similarly, in 1999, super cyclone hit the coast of Odisha that battered, पूरी तरह से उड़ीसा को तोड़ दिया उसने, that shattered and battered the coast of Odisha, caused death of about 10,000 people। ठीक है, अभी हाल में फेनी वगैरह आए हैं। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग सर्ज लाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रॉप लॉस है, बहुत सारी चीजें। हाँ, इससे थोड़ा बहुत है कि कहीं कहीं पे रेनफॉल हो जाता है, हीट रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट दैट इज लेस इफेक्टिव, नेग्लिजिबल। अगेन मानसून का यहाँ पे है, तो मानसून पे भी डिस्कस हुआ था, आगे भी डिस्कस करेंगे कि मानसून का कैसे ओरिजिन हो रहा है। तो यू नो वेरी वेल, मानसून इज द वेरी कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, इंटरप्ले ऑफ मल्टीपल फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं? तो सबसे पहला हीटिंग ऑफ प्लेटू ऑफ तिब्बत है, उसके बाद जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आईटीसी जेट यहाँ पे आता है तो डिप्रेशन क्रिएट करता है। तो दिस वे सारे को बताना था यहाँ पे कि किस तरह से काम कर रहा है, साथ में जेट स्ट्रीम के रोल को बहुत डिटेल में है। एयर मासेस का, तो एयर मासेस वी लर्न दैट एयर मासेस इज द चेम्बर, कॉलम ऑफ एयर इन एटमोस्फेयर विथ फेयरली डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, टेम्परेचर अलग अलग। इट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कई सारे बेसिस हैं इसके। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ओशियन, थ्रू एयर एंड थ्रू लैंड। तो जब वाटर का मूवमेंट एटमोस्फेयर, लैंड और वाटर में होता है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, थ्रू द मीन्स ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन एंड रन ऑफ। तो इस तरह से इसका डायग्राम दे देना था एक छोटा सा, कि कैसे जो है इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन introduce humidity in atmosphere. Over the time humidity condense, and condensation of humidity causes formation of cloud yields rainfall, again through the river surface rainfall occurs। और साथ में इन्फिल्ट्रेशन वगैरह भी थोड़ा बहुत होता है, तो आसान सा है, इवेपोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्फिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ। और इसके क्या इंपोर्टेंस है? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज वाइटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, विच दिस फ्रेश वाटर रीचेस अप टू द ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव है उस तक फ्रेश वाटर पहुंचता है। दिस सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, दिस सपोर्ट इंडस्ट्री, दिस सपोर्ट एनर्जी बैलेंस, क्लाइमेट रेगुलेशन, हर चीज का इस पर इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। और सबसे लास्ट का क्वेश्चन है डेविसियन साइकिल ऑफ इरोजन। तो डेविस साइकिल इरोजन क्या था, इसको हम लोगों ने पढ़ा कि भाई विलियम मॉरिस डेविस प्रपोज द आइडिया ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन दिस वे। इन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन को प्रपोज किया है दिस वे, एंड एज पर द हिम साइकिल ऑफ इरोजन पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। इन बिगिनिंग ऑफ द stage, what is taking place, the upliftment of the landform occurs within short span of time. Thereafter, youthful stage comes with very deep valley gorges. डीप वैली और गोर्ज का फॉर्मेशन होता है यूथफुल स्टेज में, और यहाँ पर जो हम देखते हैं वो वैली डीपनिंग का प्रोसेस होता रहता है। स्ट्रक्चर लाइक जो है वो वी शेप वैली, वाटरफॉल, रैपिड्स, गॉर्जेस फॉर्म। देयर आफ्टर इट पासेस थ्रू मैच्योर स्टेट, और मैच्योर स्टेट इज द फेज वेयर the lateral
इरोजन बिगिंस, तो यहाँ पे लेटरल इरोजन स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे मियांडरिंग फ्लड प्लेन वगैरह होता है। और सबसे लास्ट का जो स्टेज है द दैट इज द ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज मतलब यहाँ पर अब इरोजन रुक जाएगा, ओनली डिपोजिशन विल बी द प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी एंड द एलिवेटेड uplifted माउंटेन बिकम्स फ्लैट फीचरलेस प्लेन। और यहाँ पर बनता क्या है, तो दैट इज पेनी प्लेन। तो फॉर्मेशन ऑफ पेनी प्लेन रिमेन। अब इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे कि इसने बहुत सारी चीज़ों को बताया ही नहीं, रिजुविनेशन का रोल नहीं बताया, अगेन जो क्लाइमेट चेंज है उसको नहीं रखा, अगेन इसने ये भी नहीं बताया कि भाई जो साइकिल ऑफ इरोजन है दैट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट लोकेशन। और जो बाकी पिंग है, टैंक वगैरह है, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो डिस्पाइट लिमिटेशन ही laid the foundation of modern geology, geography, and he attempted to explain the things on scientific way. तो यही सारी चीजें हैं जो करनी थी। आई एम होपिंग कि यू ऑल हैव परफॉर्म वेरी वेल। ठीक है, तो टेस्ट में देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस आपका आया है थोड़ा सा। चलो, तो मैप का ज़्यादा यूज करना है, टॉपिक आसान है, और करिए इसको, फिर आगे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आई एम थिंकिंग कि आप उसमें अपना जो प्रेजेंस है वो बना के चलोगे। चलो।